हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स। और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि जीएस पेपर 3 की हमारे जो सेशन चल रहे हैं वो लगातार कंटिन्यू है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लगातार करते रहिए। विश्वास करिए आने वाले समय में आपको बहुत बेहतर रिजल्ट और आपको जो खुशी मिलेगी ना उसकी बात ही कुछ अलग होगी जब हमारा ये अच्छे से कंप्लीट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले बस एक ही अपडेट है, जो भी क्लासेस की गई हैं उसको आपको ज़रूर करना है। दूसरा, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे इसकी पीडीएफ वगैरह मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले जो पॉइंट था उसमें हमने ये देखा था कि किस हिसाब से समावेशी विकास के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, आज हम लोग ये बात करेंगे कि भारत में असमानता क्यों, क्योंकि समावेशी विकास का क्या मतलब है, असमानता को दूर करना। इसीलिए असमानता कहीं ना कहीं इस सेशन से जुड़ता है। किससे? समावेशी विकास से। तो असमानता पे जितनी बातें हो सकेगी हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे कि भारत में असमानता की स्थिति क्या है तथा उससे संबंधित मुद्दे क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहले बात किया जाए कि असमानता के क्षेत्र कौन से हैं जहाँ जहाँ पे हम लोग को पढ़ना है। तो उसमें से सबसे पहला आता है आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक में मतलब आय की असमानता। जैसे आप जानते हैं कि गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर क्यों, है ना। तो इस पे अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप क्या जवाब देंगे। तो ये आय और आर्थिक समानता का मुद्दा है। अगली बात करते हैं स्वास्थ्य अवसंरचना, क्योंकि यहाँ पे भी असमानता देखी जाती है। क्योंकि क्या होता है, जो व्यक्ति निर्धन है या गरीब है या वह जो जिसके पास उतना धन नहीं है या उसने कोई बीमा नहीं ले रखा है, तो अगर उसे कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य प्रणाली में बहुत ज़्यादा महंगाई है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं क्या कर पाता है, उस सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पाता। तो ये भी एक असमानता का कारण है। अगली बात करते हैं शिक्षा। क्यों ऐसा होता है कि बहुत कम बच्चे ही हायर एजुकेशन में जा पाते हैं और जो हैं वो कहीं न कहीं अपनी कक्षा 12 के बाद या बहुत ज़्यादा ग्रेजुएशन के बाद ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। खासकर देखा जाता है तो महिलाओं के क्षेत्र में यह स्थितियाँ और बुरी हैं। तो ये सब असमानता के क्षेत्र हैं। देखिए, शिक्षा का मुद्दा हमारा जीएस पेपर 2 से भी जुड़ता है, तो यहाँ पे बस थोड़ी सी बातें जानेंगे। मेन तो हमें जीएस पेपर 2 में ही देखना है। अगली बात करते हैं घरेलू परिस्थितियाँ, मतलब आसपास का समाज कैसा है, स्थितियाँ कैसी हैं। ठीक है, क्या आपके घर में सही से बिजली है कि नहीं, पानी है कि नहीं, जो इम्पोर्टेंट सुविधाएं होती हैं ना वो है कि नहीं। अगर वो नहीं है तो असमानता ऑलरेडी आ जाएगी, है ना। जैसे मान लीजिए मैं किसी ऐसी जगह भारत में रहता हूँ जहाँ पानी की सुविधा अच्छी नहीं है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, या मैं कह लूँ मेरे पास विद्युत नहीं है, बिजली ही नहीं पहुँच पाई है। तो समस्या क्या आएगी? समस्या यही आएगी कि मैं दुनिया से वैसे ही कट जाऊंगा, या आज के जैसे समय में इंटरनेट ही नहीं है ना। तो ये बहुत बड़ा मेजर चैलेंज होता है। तो घरेलू परिस्थितियां भी असमानता का बहुत बड़ा कारण है। अगली बात करेंगे सामाजिक। हाँ, सामाजिक मतलब जैसे कुछ भेदभाव और ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो उनसे कैसे निपटान होगा। तो ये क्या है, असमानता के क्षेत्र हैं। जब भी यूपीएससी आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि भारत में असमानता के क्या क्या का कारण हो सकते हैं, उनकी संभावनाएं तथा उस पर क्या समाधान हो सकते हैं, है ना। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे सबसे पहले आपको यही बताना होगा कि देखिए ये क्षेत्र हैं, इन क्षेत्र पे क्या क्या रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, सब कुछ। ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। और यूपीएससी इन सब पे अलग अलग क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। शिक्षा के बारे में अलग, घरेलू परिस्थितियों पे ही क्वेश्चन पूछ सकता है। सामाजिक, जो कि जानते हैं आप जीएस पेपर 1 से पूरा जुड़ता है। स्वास्थ्य, जो हमारा अवसंरचना है उस पर भी। और अगली बात है आय और आर्थिक, इस पे भी तो सीधी सी बात है, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं। अगली बात करते हैं कि क्या है आगे, क्या चीज़ है देखते हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, एक परिषद है प्रधानमंत्री की, उसके द्वारा भारत की असमानता की स्थिति के नाम से एक रिपोर्ट निकाली जाती है। ठीक है, तो उसमें कहा गया है कि असमानताएं जनसंख्या को अधिक संवेदनशील बनाती हैं और बहुआयामी गरीबी को प्रेरित करती है। बहुआयामी गरीबी मतलब वो हर तरफ से गरीब होगा, पैसे से ही नहीं, वो स्वास्थ्य से भी होगा, शिक्षा से भी होगा, घरेलू परिस्थितियाँ उसकी भी अच्छी नहीं होंगी और सामाजिक परिस्थितियाँ भी नहीं होंगी। इसे कहते हैं बहुआयामी, है ना। तो ऐसी गरीबी की तरफ उसको प्रेरित करेंगी। क्यों करेंगी? क्योंकि सीधी सी बात है, असमानता है। और ये चीज़ हमें कहाँ पता चलती है? भारत की जो असमानता की जो स्थिति है उसकी जो रिपोर्ट आती है, किसके द्वारा ये रिपोर्ट बनाई जाती है?
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। भूलिएगा नहीं, इसको आपको इंट्रोडक्शन में ज़रूर लिखना है अगर क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, अगली बात करते हैं। सबसे पहले एक एक पॉइंट उठाएंगे। तो सबसे पहले आर्थिक या आय वितरण या आर्थिक असमानता क्यों है, या आर्थिक परिस्थितियाँ कैसी हैं। देखिए, मेन दो कारण हैं। नंबर एक है धन का संकेंद्रण और दूसरा है बेरोजगारी। देखो, धन का संकेंद्रण मतलब हो गया कि धन जो है या जो भी इनकम है वो किस तरफ ज़्यादा मुंह मोड़ रही है। तो इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पे कहा गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र में केवल 7.7% की तुलना में 44.4 अधिक धन संकेंद्रण हुआ है। कहाँ पे? ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में 7.7% की तुलना में 44.4% अधिक धन संकेंद्रण हुआ है। कहाँ पे? इसको लिख दीजिएगा शहर क्षेत्र में। शायद मैंने नहीं लिखा तो आप लिख लीजिएगा, हुआ है शहरी क्षेत्र में। कहाँ हुआ है? शहरी क्षेत्र में। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत? देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो गांव वाले हैं वो धन कम बचा रहे हैं। मतलब देखा गया कि वो सेविंग कम कर रहे हैं, बल्कि जो शहरी लोग हैं वो सेविंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, धन का, जब भाई धन ही आपके पास नहीं होगा ना, आप सेविंग करेंगे, तो धीरे धीरे गरीबी तो आएगी ही, और जो आय का वितरण है वो कम हो जाएगा। अगली बात करते हैं बेरोजगारी। जैसा कि पता है, जो श्रमिक जनसंख्या है हमारा, ऐसी लगभग 46% जनसंख्या भारत की ऐसी है जो काम करने वाली है। श्रमिक मतलब काम करने वाली, जैसे हम आप सब हैं। ठीक है, तो हम सब आप सब काम कर सकते हैं। तो ऐसी जनसंख्या जो काम करती है वो सिर्फ कितनी है? 46% इंडिया की है। इस वजह से भी क्या है, आय का वितरण जो है वो सही नहीं है। अब आगे बात करते हैं कि आय की समानता के क्या कारण हो सकते हैं और क्यों असमानता है। देखिए, सबसे पहले ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट है, उसका एक सर्वेक्षण हुआ था। उसके तहत कहा गया था कि भारत में जो सबसे अमीर 1% लोग हैं, वो देश की कुल संपत्ति, या जो कुल संपत्ति देश की है, या कुल सृजित पूंजी है जो कमाई जाती है, उसका 73% उनके पास है। तो आप खुद सोचिए ना, अब ये रिपोर्ट क्या बताती है कि जो धन का संकेंद्रण हो रहा है वो किसकी तरफ ज़्यादा हो रहा है? उन 1% की तरफ ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद भी आप देखेंगे 10% की तरफ जाएंगे। अगर एक से बढ़ के 10% अगर ये डेटा लिया जाए तो ये 90% के आसपास आ जाता है। मतलब 90% जनसंख्या ऐसी है भारत की जो सिर्फ 10% के क्या कर रही है, सृजित कुल पूंजी का हिस्सा है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। अगर ये आप इस डेटा को देखा जाए तो यही तो सबसे बड़ा आय के वितरण की असमानता है ना। चलिए, अगली बात करते हैं। जाति व्यवस्था की व्यापकता और क्षेत्रीय असंतुलन मुख्य कारणों में प्रमुख है। देखो, क्यों प्रमुख है? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जाति व्यवस्था बहुत पुरानी है, बहुत व्यापक है, और क्षेत्रीय असंतुलन है। मतलब अगर देखा जाए पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ अगर आप एक बार नज़र दौड़ाएंगे तो आपको ये बात एकदम समझ में आएगी कि हाँ, ये भी एक कारण हो सकता है आय के वितरण की असमानता की। क्योंकि आदिवासी क्षेत्र भी है हमारे पास, ठीक है, जैसे बोडो आदिवासी हैं, ऐसे कई हैं, है ना। तो अब ऐसे जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पे सीधी सी बात है, इनकम तो कम होगी, और वो जो हमारी मेन धारा है उससे कटे हुए लोग हैं। आगे, भारतीय विश्वविद्यालयों का संयुक्त अध्ययन ये बताता है कि 5 राज्य जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और हरियाणा देश की कुल संपत्ति का 50% हिस्सा है। अब आप खुद सोचिए, कुल मिला के 28-29 राज्य हैं, उसमें से 5 राज्य ऐसे हैं जो भारत की संपत्ति का 50% हिस्सा उनके पास है। तो ये क्या है, यहाँ के लोग ज़्यादा अमीर होंगे, सीधी सी बात है, होंगे कि नहीं। और जो राज्य हैं वहाँ के लोग, सीधी सी बात है, उनकी ज़्यादा बड़ी संख्या ऐसी होगी जो क्या होगी, आय के वितरण से वंचित रहेगी। चलिए आगे बात करते हैं। उच्च बेरोजगारी दर है, जैसा जानते हैं आजकल तो लगभग 7 से 8% के आसपास चल रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद भारत में 22% के आसपास गरीब जनसंख्या है। सीधी सी बात है, जो गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, आय के वितरण की असमानता क्यों है, बस उसका यही उत्तर होगा आपका। आगे, ग्रामीण और शहरी विकास में व्यापक अंतर है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, जितना हम शहर की तरफ विकास कर रहे हैं उतना ग्राम की तरफ दे नहीं रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, जो आय का वितरण है वो असमान बना हुआ है। मुझे लगता है कि ये चीज़ें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली। अब आगे हम बात करते हैं कि जो स्वास्थ्य अवसंरचना है उसकी तरफ क्या है।
देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप उत्तर लिखेंगे तो आप उत्तर में सिर्फ नेगेटिव बातें नहीं करेंगे, पॉजिटिव बातें भी करेंगे और अंत में बताएंगे कि हाँ, कुछ जगह पे स्थितियाँ हमारी बेहतर हैं, कुछ जगह बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ जगह बहुत ख़राब भी हैं। तो हमें क्या करना है, जहाँ अच्छा है वहाँ और अच्छा करना है, जहाँ बुरा है उसको और बेहतर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, ऐसा कुछ मिला जुला उत्तर आप हमेशा लिखेंगे, देखिएगा इससे ही क्या होगा, आपकी जो एनालिटिकल पावर है वो बहुत अच्छी होगी। अब जैसे स्वास्थ्य संरचना पे भारत की असमानता की जो स्थिति है, जो ये रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि वर्ष 2005 में भारत में स्वास्थ्य केंद्र और 2020 में इनकी संख्या में लगभग 10% की वृद्धि हुई है। मतलब अगर देखा जाए तो जनसंख्या बढ़ी है, मतलब संख्या बढ़ी है किसकी, स्वास्थ्य केंद्रों की, मतलब हॉस्पिटल बने हैं। ठीक है, सीधी सी बात है यार, 2005 से अब ये क्या रिपोर्ट, ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो सरकार खुद चाहती है कि मेरी पीठ थपथपाई जाए, तो ऐसी रिपोर्ट आती है। ठीक है, अगली बात है, ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने से अपेक्षाकृत सुधार अवश्य हुआ है, लेकिन आगे बहुत कुछ कार्य करना बाकी है। तो ये स्वास्थ्य पे बस अभी यहाँ पे इतनी ही बात करेंगे, लेकिन जब हम स्वास्थ्य पे व्यापक बात करेंगे ना, तो वहाँ से भी आपको कई सारे डेटा मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे पूरा अगर हेल्थ पे ही आ जाएगा ना, तो वो फिर हम असमानता वाला मुद्दा उठा नहीं पाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो आप बताएंगे कि हाँ, स्वास्थ्य में हमने क्या किया है, पहले से हमारी स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन उतनी भी बेहतर नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। बस ऐसे करके आप बताएंगे। अगला, घरेलू परिस्थितियाँ। अब घरेलू परिस्थितियों में क्या करेंगे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, ये कब हुआ, 2019-2021 के बीच में हुआ है। अब यहाँ पे कहा गया कि 97% परिवार ऐसे हैं जहाँ तक विद्युत का पहुँच है, जबकि 70% के पास बेहतर सफाई और सेवाओं का पहुँच है, 30% अभी भी उससे वंचित हैं, तथा 96% ऐसे लोग हैं जिनके पास पीने का मतलब जो जल है वो पीने योग्य उनके पास उपलब्ध है। तो आप बताएंगे यहाँ भी कुछ हैं कमियाँ, लेकिन हमने ज़्यादातर कोशिशें की हैं कि घरेलू परिस्थितियाँ अच्छी रहें। हर चीज़ नेगेटिव लिखना बेहतर नहीं होगा, और भी बहुत सारे नेगेटिव डेटा हैं, है ना, लेकिन मैंने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेके चलने की कोशिश की है, जिससे, क्योंकि 150 शब्द से बड़ा क्वेश्चन ये आएगा नहीं। अगर असमानता पे क्वेश्चन आया तो 150 शब्द से आएगा नहीं ज़्यादा, उसमें कितना लिख दोगे सीधी सी बात है। तो बस वही करना है हमें, पॉजिटिव नेगेटिव यूपीएससी दोनों पूछेगा, तो हमें कुछ कुछ बातें ध्यान होनी चाहिए कि हाँ, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब बात करते हैं अगले शिक्षा पे। तो शिक्षा की बात क्या आती है, देखिए, वर्ष 2018-19 और वर्ष 19-20 के बीच ये लिखा है सकल नामांकन अनुपात, मतलब ऐसे बच्चे जो प्राथमिक या माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक में एडमिशन लेते हैं, तो उनका माना जा रहा है कि उनका हिस्सा क्या है, बढ़ा है। ज़्यादा बच्चे क्या कर रहे हैं, नामांकन ले रहे हैं, मतलब वो एडमिशन करा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो ये अच्छी बात रही ना कहीं शिक्षा में। तो आप बताएंगे कैसा है, और ये हमें रिपोर्ट्स बताती हैं आगे। लेकिन एक बात और है, क्या कोविड महामारी ने बच्चों की एक ऐसी पीढ़ी पैदा कर दी है, क्योंकि देखिए 2020 में आया कोविड, और उस समय पेपर एग्जाम्प्ट हो गए, पेपर किसी को देना नहीं पड़ा। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, जो भी बच्चे थे वो प्रमोट हो गए। एक साल लगातार कोविड का दौर चला, अगले साल फिर वो प्रमोट कर दिए गए। मतलब जो बच्चा 10th पास करके आया है मान लीजिए, तो उसने क्या किया होगा, 11th नहीं पढ़ा, 12th नहीं पढ़ा, 2 साल उसके पूरे बर्बाद हो गए। और आप सोचिए, जो बच्चा 2 साल नहीं पढ़ा 11th और 12th, तो वो क्या होगा, वो समस्या उसके साथ बहुत विकट हो जाएगी। अगर आप खुद सोचिए, अगर आपको 11th और 12th ना पढ़ाया जाए, उससे प्रमोट कर दिया गया होता, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें तो आपके दिमाग में होती ही ना। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये कहीं ना कहीं कोविड महामारी ने बच्चों की एक ऐसी पीढ़ी पैदा कर दी है जो औपचारिक शिक्षा भूल गए हैं, क्योंकि उनको यही नहीं पता है कि आगे चल के हम करें क्या। ठीक, और जो गरीब परिवार हैं उसमें तो कई किशोर ऐसे हैं जो शिक्षा छोड़कर कार्यबल में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि उनको विवश होना पड़ा इस कार्य को लेके। रीज़न क्या था कि जैसे बहुत सारे गरीब परिवार ऐसे हैं, उनके यहाँ कोविड-19 की वजह से स्थितियाँ और ख़राब हो गई। जब ऐसा ख़राब हो गया, 2 साल वो पढ़ नहीं पाए, जो वो पढ़ते भी थे, और उनका परिवार पढ़ा भी नहीं पाया। इसलिए बहुत बड़ी संख्या में ऐसे किशोर हैं जो क्या है, भाई चलो काम धाम करो और क्या करोगे। तो ये स्थितियाँ पैदा हो गई। जब ये स्थितियाँ पैदा होंगी तो क्या होगा, कहीं न कहीं देश के जो मानव संसाधन है ना, उन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और वो नुकसान है, किसी भी देश के लिए नुकसान है।
तो आप ये बताएंगे कि भैया देखो ठीक है, मैं मानते हैं कि एडमिशन हुआ है, लेकिन ये भी देखिए बहुत सारे लोग पीछे हटे हैं। रीज़न क्या है कि यही रीज़न है कोविड-19, 2 साल प्रमोशन का। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने ये देखा कि जो भी चीज़ें हैं क्या, जैसे आय वितरण, आर्थिक परिस्थितियाँ, और हमने ये देखा कि आय वितरण का क्या समस्याएं हो सकती हैं। उसके बाद हमने देखा स्वास्थ्य, संरचना, घरेलू परिस्थितियाँ और सामाजिक परिस्थितियाँ हमारी क्या रहीं, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है, सबसे बड़ा मुद्दा होता है भारत में लैंगिक समानता, मतलब पुरुष और महिला में क्या समानता है, क्या असमानता है, इसके बारे में। ठीक है, देखिए एक संस्था है यूनिसेफ, जो बच्चों के लिए काम करती है, किसकी है, यूनाइटेड नेशन की। अब उसके अनुसार कहा गया है कि हर बच्चा अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का हकदार है। सीधी सी बात है, अगर मैं भी हूँ या किसी का भी बच्चा है, या मैं खुद मान लीजिए मैं भी अगर अपने आप को भी बच्चा मानूँ, तो सीधी सी बात है, मैं चाहूँगा कि मैं किसी भी तरह से कमज़ोर न रहूँ, अपनी पूरी क्षमता का तो प्रयोग करूँ ही, इतना हकदार होना चाहिए। लेकिन उसके जीवन में लैंगिक असमानता, जैसे माता पिता को लेके, अब उसके जीवन में मान लो आ गया कि जैसे मान लेते हैं कि माता कमज़ोर है, वो उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन पिता ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि वो माता को उतना रिस्पेक्ट दे नहीं पाता, ये चीज़ बच्चे के ऊपर हावी हो रही है। इस वजह से क्या हो रहा है, लैंगिक असमानता क्या है, वो उसके जीवन पे असर डाल रही है, तथा जो उसकी देखभाल करने वाले हैं, भले वो माता क्यों ना है, भले वो माता जो है वो भी तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का शिकार हो रही है। खुद सोचिए, देखा जाए तो एक चीज़ से दो दो नुकसान हो रहे हैं। नंबर एक, वह बच्चा जो हकदार है लेकिन लैंगिक समानता वो भी झेल रहा है, और दूसरा जो वो देखभाल उसकी करती है, चाहे वो माँ या पिता, उसके द्वारा भी लैंगिक असमानता देखी जा रही है। और यही वास्तविक बाधा है लैंगिक समानता की, वो पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे बढ़ता रहता है और हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे कुछ परिवारों में आप देखते होंगे भारत में बच्चियां हैं, उनकी पढ़ाई उतनी नहीं हो पाती, वो ज़्यादातर उनके 12th हुआ, ग्रेजुएशन चल रहा है, तो शादियां ढूंढी जाती हैं और उनको शादी करने की कोशिश की जा रही है। होता ही है, सीधी सी बात है ना, इसमें क्या छुपना। अब अगर ऐसा हो रहा है तो अगर ये क्या है, लैंगिक असमानता ही तो है। अगर लड़का है तो उसको पढ़ाने के लिए उस कहते हैं कि नहीं तुम पढ़ लो या कुछ बेहतर कर लो, लेकिन लड़की की शादी करके उसको भेजना चाहते हैं, वो आगे जाके भी तो यही झेलेगी। जब वो ऐसा झेलेगी तो उससे क्या होता है, लैंगिक असमानता लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता है, और ये कहीं ना कहीं भारत में बहुत बड़ी चिंता की बात है। इसी के ऊपर यूनिसेफ क्या कहता है, भारत एकमात्र बड़ा बड़ा मतलब जो बड़े देश हैं, अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो भारत एकमात्र बड़ा ऐसा देश है जहां लड़कों की तुलना में अधिक लड़कियां मरती हैं। सुसाइडल अटेम्प्ट हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, मरती हैं शादी के बाद भी, जैसे आप जानते हैं डाउरी सिस्टम, ठीक है, ये सब चीज़ें, तथा उनके स्कूल छोड़ने की संभावना भी अधिक होती है। अब आप खुद सोचिए, तो लैंगिक समानता पे ये जो यूनिसेफ की बात है, ये कहीं ना कहीं दुखदाई तो है ही। आगे, यूनिसेफ, भारत पूरी तरह से तब तक विकसित नहीं होगा जब तक लड़कियों और लड़कों दोनों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए समान रूप से समर्थन नहीं दिया जाता है। सीधी सी बात है ना, क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से मैंने क्या बताया, पीढ़ी दर पीढ़ी अगर लैंगिक असमानता बढ़ रही है, तो वो तब तक भारत पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाएगा जब तक लड़कियों को लड़कों दोनों को पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए समान रूप से समर्थन ना दिया जाए। कि मतलब अगर लड़की है तो उसको भी उतना ही मौका दिया जाए जितना लड़के को दिया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है, या सबको उम्मीद है, कि भारत में जो विकास दर है वो दुगना हो जाएगी। सीधी सी बात है, दुगना। अगर आज हम 7% 8% पे है, तो ये 15-16% हो सकता है, लेकिन उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अब क्या करना है आपको, एज इट इज़ नोट्स बना लेना है, और अगले सेशन में हम लोग लैंगिक समानता के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद एक पॉइंट और है जो पोषण से संबंधित है, वहाँ पे भी देखेंगे थोड़ी पॉइंट्स। और कल हो सकता है जो इसका सेशन है वो थोड़ा लंबा हो, जैसे आज 20 मिनट का है तो अगला जो सेशन होगा वो हो सकता है 1 घंटे के आसपास का हो, लेकिन यूनिट 2 कल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो आप सभी से बस इतना सा रिक्वेस्ट है, इस सेशन को करते जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, है ना। और जो भी यार प्लीज़ पढ़िए ज़रूर, है ना। चलिए,
ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। उम्मीद है यह सेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।